आज की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की तरफ से स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 11 के जीव विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है तने की बाह्य आकार की। ये टॉपिक जीव विज्ञान के लेसन नंबर 5 से संबंधित है। हम पिछले 4 वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर 5 पुष्पीय पादपों की आकार की पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित 4 भाग हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने मूल की संरचना के बारे में डिस्कस किया था। ये 5वें लेसन का वीडियो नंबर या भाग नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम तने की बाह्य आकार की के संबंधित कुछ संरचनाओं के बारे में मूल के जैसे टॉपिक पढ़े वैसे वैसे इसको भी पढ़ेंगे कि तना होता क्या है, इसके रूपांतरण क्या है और कार्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पादप के 2 भाग होते हैं, 2 संरचनाओं में उसको विभक्त करते हैं। जो क्षेत्र जमीन के अंदर पाया जाता है उस भाग को हम मूल तंत्र के नाम से जानते हैं, और जो भाग जमीन से ऊपर होता है उस संरचना को, उस तंत्र को परोहतंत्र कहते हैं। तो पादप 2 तंत्रों से मिलकर बना होगा, मूल तंत्र, परोहतंत्र। मूल तंत्र के बारे में हम विस्तार से इस 5वें पार्ट के भाग नंबर 2, 3 और 4 में पढ़ चुके हैं। आज हम इस भाग नंबर 5 में परोहतंत्र से संबंधित एक संरचना तने को पढ़ेंगे। तना होता क्या है? तना या स्तंभ परोहतंत्र का एक भाग है जिस पर पर्ण लगी हुई होती है, शाखाएं विकसित होती है, इसके ऊपरी भाग पर पुष्प धारण करता है, ये फल धारण करता है, बीजों का निर्माण करता है। तो परोहतंत्र का वह भाग जो पर्ण, फल और पुष्प धारण करता है या शाखाएं धारण करती है, परोहतंत्र के उस भाग को हम तना कहते हैं। सामान्यतः तना छोटी छोटी गांठों युक्त होता है। इस छोटी गांठ को पर्वसंधि कहते हैं। 2 पर्वसंधियों के मध्य के भाग को हम पर्व कहते हैं। तो परोहतंत्र का वो भाग जो पर्ण, पुष्प और फल को धारण करता हो और पर्व तथा पर्वसंधि में विभक्त होता हो, उस पादप भाग को तना कहते हैं। तो यहाँ से हम उसको साथ साथ में लिखना भी प्रारंभ करते हैं। तना नंबर 1 बात आती है कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि ये बीज है, इसमें भ्रूण पाया जाता है। भ्रूण में 2 संरचनाएं पाई जाती है, एक को मूलांकुर कहते हैं, एक को परांकुर कहते हैं। जब बीज को बोते हैं तो पहले कौन सी संरचना विकसित होती है? मूलांकुर से मूल तंत्र, और उसके पश्चात परोहतंत्र का पहला भाग तना। तो इसकी उत्पत्ति होती है परांकुर से। क्या परिभाषा होगी इसकी? परोहतंत्र का वह भाग जो क्या धारण करता है? पर्ण, पुष्प और फल, जो शाखाएं भी साथ में आएगी, शाखा, पर्ण, पुष्प एवं फल धारण करता हो। क्या कहलाएगा वो? तना कहलाएगा, यह स्तंभ कहलाता है। अब इस तने के लक्षण यानी वे गुण जो मूल को तने से अलग करता हो, या हम
तने और मूल में अंतर को परिभाषित कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं। ऐसे लक्षण वो तने के लाक्षणिक गुण वाले होते हैं। नंबर फर्स्ट, पादप का ऐसा भाग जो किस ओर वृद्धि कर रहा है, प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा है, अर्थात धनात्मक तो प्रकाशानुवर्ती होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहा है, विपरीत वृद्धि कर रहा है, तो उसको नाम देते हैं ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती वृद्धि युक्त पादप भाग। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती पादप भाग या वृद्धि युक्त पादप भाग क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा या तना कहलाएगा। नंबर सेकंड, किस में विभक्त होता है, अभी डिस्कस किया था, गांठ होती है जिसके हम पर्व संधि कहते हैं। तो ये दो गांठों के मध्य का भाग क्या कहलाएगा, पर्व कहलाएगा। तो ये पर्व और पर्व संधि युक्त होती है। पर्व एवं पर्व संधि युक्त। नंबर 3, हालांकि एक बीजपत्री पादप के तने पर एक पतली सी परत लगी होती है, चाहे वो पर्ण की लगी हो तो क्यूटिकल की लगी होती है, जिसके कारण इसके ऊपरी भाग पर वो रोमिल संरचना नहीं पाई जाती। लेकिन द्विबीजपत्री तने पर छोटे छोटे रोम उपस्थित होते हैं, जैसे आपने आंख में देखे होंगे। तो यहाँ पर ये रोम जो पाए जाते हैं उनको हम स्तंभ रोम कहते हैं। मूल में पाए जाने वाले रोम को मूल रोम कहते थे। वो एक कोशिकीय संरचना थी, जबकि ये बहुकोशिकीय संरचना होती। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बहुकोशिकीय स्तंभ और रोम उपस्थित होते हैं। जब हम रंग की बात करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में जब वो तरुण होता है, यानी नवोद्भिद विकसित होता है, उस समय तक इसका तना होता है वो हरा होता है। लेकिन बहुवर्षीय पादप है तो कुछ समय के बाद में, लगभग 1-2 वर्ष के बाद में, ये पूरा तना काष्ठीय हो जाता है, हरा रंग समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पर भूरे रंग का प्रारंभ हो जाता है। तो जब हम रंग के बारे में लिख सकते हैं तो प्रारंभिक अवस्था या शेषवावस्था में रंग कैसा होगा, हरा होगा। एक बीजपत्री पादपों में सामान्य तना जब तक पादप जीवित होता है तब तक वो हरा ही होता है, लेकिन द्विबीजपत्री पादप बहुवर्षीय पादपों में शेषवावस्था में हरा रंग होगा, लेकिन उसके बाद में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, तना काष्ठीय हो जाता है। इस तने की पर्व संधि स्थल पर, जिसको हम गांठ कहते हैं, इस पर्व संधि स्थल पर ही हमेशा कलिकाएं, चाहे वो पुष्प कलिका हो या फिर पर्ण कलिका हो, और शाखाओं का विकास होता है। पॉइंट नंबर 5 हम क्या लिखेंगे, पर्व संधि पर ही कलिकाएं, जो 2 प्रकार की होगी, पुष्प कलिका भी होगी या फिर पर्ण कलिका भी होगी, एवं शाखाएं विकसित होती है। तो हमारे पास में तने की संरचना से संबंधित बाह्य आकार की, जैसा हमें बाहर से दिखता है, उसके आधार पर ये 5 लक्षण, उत्पत्ति और परिभाषा है। किसको परिभाषित कर रही है, तने को परिभाषित करती है।
क्या तना मूल के समान खाद्य पदार्थ का संग्रहण करता है अथवा नहीं करता? तो इससे पहले हम क्या देखते हैं कि तना कार्य क्या करता है, ये पादप पे क्यों उपस्थित है। तो तना मूल रूप से क्या कार्य करेगा, इन शाखाओं को, पर्ण को, पुष्प को धारण करने का कार्य करता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण पादप के शेष भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका मतलब सहवन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ये पर्ण के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ को पादप के शेष भाग और मूल तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। जल तथा खाद्य पदार्थ के परिवहन की इसी क्रिया को सहवन कहते हैं। तो हम आसानी से तने के कार्य में सहवन का कार्य जोड़ेंगे। और दूसरा, इस पादप के शेष भागों को या प्रोतंत्र के शेष भागों को धारण करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इस तने में भी खाद्य पदार्थों का संग्रहण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये तना इस पादप को चिरकालिक अवस्था तक जीवित रखता है अथवा प्रतिकूल परिस्थिति से सुरक्षित रखता है। अब प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति क्या होती है, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। एक वर्ड होता है प्रतिकूल और दूसरा वर्ड आता है हमारे पास में अनुकूल। इन दोनों चीज़ों से मतलब क्या होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे मछली को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी या जलीय वातावरण उस जीव के लिए कैसा हुआ, अनुकूल हुआ। लेकिन उसी जीव को यदि हम बाह्य वातावरण में रखते, पानी के अभाव में रखते, जहाँ पानी नहीं है, तो वो इसके जीवित रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, इसलिए उसको नाम देते हैं प्रतिकूल। तो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। चाहे मूल तंत्र में हो या फिर तने में हो, खाद्य पदार्थ का संग्रहण हो रहा है। संग्रहण होने के बाद में वो एक नियमित आकृति या निश्चित आकृति की संरचना में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में इसकी पर्ण है वो नष्ट हो जाती है, गिर जाती है, शाखाएं सूख जाती है, फल परिपक्व हो जाता है, पुष्प विघटित हो जाता है। इसके बाद में शेष संरचना रहेगी क्या, जो तना जिसमें खाद्य पदार्थ संग्रहित है वो संरचना ही रहती है। सामान्यतः इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का संग्रहण भूमिगत तने में सर्वाधिक होता है, वायवीय तने में कम होता है। अब होगा क्या कि पादप तो पूरा नष्ट हो गया, जड़ें नष्ट हो गई, पर्ण नष्ट होगी, शाखा नष्ट होगी, पुष्प फल नष्ट हो गए, फल बहुत कम आते हैं ऐसे पादपों में। अब इस पादप को जीवित रहने के लिए एक नई संरचना का निर्माण हो गया और ये अनुकूल परिस्थिति में वापस अंकुरित होकर के, यानी उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ संग्रहित हैं वो खाद्य पदार्थ जनन क्रिया में भाग लेकर के वापस नए पादप को निर्मित करता है। ये ठीक संरचना उसी तरह कार्य करती है जिस तरह से एक बीज पादप के लिए कार्य करता है। तो होता है कैसे, इस संरचना को भी सामान्य रूप से समझ लेते हैं। हम किसी भी बीज को बोते हैं, बोने के बाद में एक पौधा बनेगा, उस पौधे पे कुछ समय के बाद में पुष्प आएंगे, फिर क्या आएंगे, फल आने के बाद में उसमें बीज लग जाएंगे, बीज तक की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वातावरण कैसा हुआ, अनुकूल से हो गया प्रतिकूल हो गया। अब पादप उस वातावरण में जीवित नहीं रह पाता, इसलिए धीरे धीरे सूख जाता है। तो सबसे पहले क्या सूखेगी, पत्तियाँ सूखेगी, फल निर्मित होते ही पुष्प नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, फिर शाखाएँ नष्ट हो जाएगी और तना है वो पूर्ण रूप से सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। इसका मतलब अब जिस भाग पर हम पौधा दिख रहा था वहाँ पर पौधा नहीं है। जैसे बाजरे को बोया तो कुछ समय के बाद में जैसे इसमें बीज लग जाता है, पौधा सूखना प्रारंभ हो जाता है, वो गिर जाता है। उसके बाद में उसकी जड़ें भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब पादप ने अपने अस्तित्व को कैसे, किस रूप में बनाया, पादप ने अपने अस्तित्व को किस रूप में बनाया, उस बीज के रूप में। ये पादप का अस्तित्व है कैसे कि जब हम वापस इसको अनुकूलित परिस्थिति में बोएंगे तो वापस इससे क्या बनना चाहिए, पौधा बनना चाहिए। और कौन सा पौधा, जिस पौधे से ये उत्पन्न हुआ। तो ये अवस्था बीज पादप को अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। अनुकूल परिस्थिति नहीं थी इसलिए पौधा क्या हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन उस अनुकूल परिस्थिति नहीं होने पर भी, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी वो बीज सक्रिय है,
बीज के रूप में पौधा सक्रिय है, हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। इस क्रिया को, इस अवस्था को चिरकालिक अवस्था कहते हैं। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जितनी उस बीज की जीवन क्षमता होती है उसके अनुसार। और जब भी हम इस बीज को बोएंगे तो तुरंत प्रभाव से एक नया पौधा विकसित होगा। यह है बीज का महत्व। ठीक इसी प्रकार से इस बीज के समान ही इस पौधे में या पौधे के तने में खाद्य पदार्थ संग्रहित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो नई संरचना बनी हुई वो भी पादप को जीवित रखने में सहायक होती है। तो खाद्य पदार्थ का संग्रहण कुछ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो जीवन से संबंधित है, उसके अस्तित्व से संबंधित है। लेकिन मानव और प्राणी उसमें उपस्थित खाद्य पदार्थ को अपना पोषण समझता है और पोषण के रूप में उसको यूज में लेता है, इसको उपयोग में लेता है। तो हम जिस प्रकार से गाजर को खाते थे, पादप का कौन सा भाग होगा? मूल। लेकिन उसमें खाद्य पदार्थ संग्रहित है, मानव जाति के लिए उपयोगी है, इसलिए उसको मानव खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करता है। तो वो तो हो गया मानव के लिए, हो गया खाद्य पदार्थ। लेकिन पादप का मूल भाग था मूल। ठीक इसी प्रकार से कुछ स्तंभ भी ऐसे होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है, जिनको खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो उस संदर्भ में हम कुछ एक पॉइंट के बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? तने का रूपांतरण और किस रूप में है? अगेन खाद्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर। नंबर फर्स्ट, आपने आलू देखा होगा, आलू गोल गोल संरचनाएं। ये क्या है? तने का रूपांतरण है। किसके कारण? खाद्य पदार्थ का। आलू के इस रूपांतरित भाग को कंद कहते हैं। क्या नाम देंगे? कंद। अब ये कंद विकसित कहाँ से होता है? सामान्य तौर पर भूमिगत तने का रूपांतरण है। ये भूमिगत तना जो जमीन के अंदर है, ये तना तने का शीर्ष भाग खाद्य पदार्थ के कारण संग्रहण होने के कारण फूल करके गोलाकार अनियमित आकृति का हो गया। इस संरचना को क्या नाम देंगे? कंद। यहाँ पे लिख सकते हैं ये भूमिगत तने के रूपांतरण पढ़ रहे अपन। पहला भाग हो गया कंद। इस कंद में किसका संग्रहण होता है? मुख्य रूप से स्टार्च का संग्रहण होता है। और उदाहरण क्या है इसका? आलू। सामान्य तौर पर तने और मूल में जो खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रारूप स्टार्च। अभी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करते हैं इसकी। कई बार यदि आलू को आप कच्चा ही खा रहे हो तो एक समय ऐसा होता है जब फ्रेश आलू आता है तब वो स्वादहीन लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद में, जैसे जुलाई अगस्त के अंदर आप इसको यूज करें तो वो आपको मीठा लगना प्रारंभ होता है। लेकिन एक दूसरी बात कि जब आलू फ्रेश होता, ताज़ा आलू होता है, उसको लंबे समय तक हम चबाते हैं, काफ़ी देर तक चबाते हैं, अगेन वो मीठा लगना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च से उपस्थित है। स्टार्च स्वादहीन है, मीठा नहीं है। लेकिन जब उसको लंबे समय तक चबाते हैं तो लार में इस टाइलिन एंजाइम के कारण स्टार्च अपघटित हो जाता है और हेक्सोस शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। हेक्सोस शर्करा फ्रुक्टोज ग्लूकोज में बदल गया, फलस्वरूप मीठा लगना प्रारंभ हो जाता है। लंबे समय तक उसको स्टोर संग्रहित रखा, उसके बाद ऑटोमेटिक वातावरणीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण इस आलू के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले एंजाइमेटिक क्रिया के कारण स्टार्च अपघटित हो गया और अपघटित होते ही उसका स्वाद कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। नंबर सेकंड, तने का रूपांतरण देख देते हैं। इस रूपांतरित भाग को नाम देते हैं शल्ककंद। एक शल्क, फिर इसके अंदर दूसरा और शल्क, फिर तीसरी इसके अंदर और शल्क होता है। इस प्रकार के कई सारे लेयर पाए जाते हैं। देखा होगा आपने, खाया भी होगा। सामान्यतः ये वाइट कलर के भी होते हैं, बैंगनी कलर के भी होते हैं, हल्के बैंगनी कलर के भी होते हैं। गहरे बैंगनी नहीं बल्कि हल्के बैंगनी रंग के। किस पादपीय भाग की बात कर रहे हैं हम? प्याज की। प्याज के जिस कंद को हम खा रहे हैं उसका नाम क्या है? शल्ककंद। और वो पादप का कौन सा भाग है?
तना है। भूमिगत तना जमीन के अंदर है, खाद्य पदार्थ का संग्रहण हो गया और संग्रहण के फलस्वरूप वो शल्क कंद के रूप में रूपांतरित हो गया। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? प्याज। अब प्याज से संबंधित इंटरेस्टिंग बात क्या है कि प्याज को जब काटते हैं तो क्या होता है, आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस प्याज में उपस्थित एक सल्फर युक्त यौगिक के कारण होता है। नंबर 3 की बात करें अपन, इस संरचना को नाम देते हैं परकंद। नाम क्या है? परकंद। आपने हल्दी देखी होगी, ये इस प्रकार की गांठनुमा संरचना जो शाखित भी होता है। हल्दी या फिर अदरक देखी होगी। जब अदरक, जिसको हम चाय में डाल करके पीते हैं, इसके सूखे हुए भाग, अदरक के सूखे हुए भाग इसको सुखा दें तो उसी को हम सौंठ कहते हैं। तो इस अदरक की हल्दी की क्या संरचना होती है? यहाँ पर एक छोटी छोटी गांठें होती हैं, इस प्रकार की संरचना होती है और यहाँ पर एक छोटे छोटे पर्णिल संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर विकसित होता है, लेकिन वृद्धि कैसे करता है? जमीन के समांतर करता है। जैसे ऊपरी सरफेस ये है तो इसकी निचली सरफेस पे स्टॉक की तरह ये ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। भूमिगत तने का वो भाग जो सतह के समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है और खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप वो मांसल संरचना परिवर्तित हो जाता है, ऐसे तने को हम परकंद कहते हैं। क्या नाम देंगे इसका? परकंद। एग्जाम्पल कौन सा इसका? हल्दी है। इसके साथ में दूसरा एग्जाम्पल कौन सा लिया हमने? अदरक लिया। तो ये 3 संरचनाएं ऐसी हैं जो तने के, भूमिगत तने के रूपांतरण, लेकिन खाद्य पदार्थ के आधार पर। एक चौथे प्रकार का और रूपांतरण है जो भूमिगत तने का है, इसको हम नाम देते हैं घन कंद। तो घन कंद मूल रूप से केसर में पाया जाता है। हालांकि केसर का जो उपयोगी भाग होता है वो इसकी पुंकेसर होता है, लेकिन खाद्य पदार्थ का संग्रहित हो जाने के बाद में ये अनुकूल परिस्थिति में आने पर वापस पौधे को नियमित कर सकता है। तो ये सब के सब चारों के चारों प्रकार पादपों में रूपांतरित भाग है, जिसमें खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। कंद, शल्कंद और परकंद का मानव अपने हित के लिए, अपने उपयोग के लिए उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति में इन संरचनाओं में खाद्य पदार्थ संग्रहित हो जाने के कारण ये संरचनाएं या कंदीय संरचनाएं सामान्यतः इन पादपों में प्रजनन के लिए प्रयुक्त होता है। कैसे? जैसे आलू को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? आलू का ये अंकुरित भाग है, तो यहाँ पे एक छोटी छोटी कलिका निकलती है। इन कलिकाओं को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्थानीय कलिकाएं कहते हैं। आलू को यहाँ से काटा और इन कलिकाओं को जमीन के अंदर रोप दिया, बीज नहीं बोए हमने, क्या बोले? अपस्थानिक कलिका बोई। तो वो कलिका किसका भाग था? वो कंद का भाग था, वो तने का भाग था। इसका मतलब तने में खाद्य पदार्थ का संग्रहण होने का मुख्य कारण क्या है? यह प्राकृतिक रूप से पादपों के जनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से तने के रूपांतरण भाग जो खाद्य पदार्थ के संग्रहण के साथ में था, वो टॉपिक हमारा समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत तने का रूपांतरण पढ़ेंगे, लेकिन इसके विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य का मतलब केवल सेवन करना और संरचनाओं को धारण करने के अलावा भी कई कार्य ऐसे होते हैं जो सामान्य तौर पर तने के द्वारा किए जाते हैं। उन कार्यों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पुष्पीय पादपों की आकारिकी के भाग नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हमारा ये तने का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, हम लोग मूल तथा तने से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक प्रश्न आएगा जो वीडियो के माध्यम से होगा, उसका आंसर क्या हो सकता है आप सपोज करोगे, इसके बाद में हम उसका आंसर बताएंगे। इसका भी हम मूल और तने का टॉपिक समाप्त होने के बाद में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।